परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। प्राण ऊर्जा का संतुलन प्राणायाम के द्वारा। बहुत सुंदर क्रम चल रहा है। इस श्रृंखला की आज 5वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सविता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करती है और काफी दिनों से हमारे साथ जुड़कर प्रेक्षा ध्यान से संबंधित अनेक अनेक सब टॉपिक पर हमने इनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। बहुत अच्छी प्रशिक्षिका हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का स्वागत ओम आरम के साथ कीजिए। ओम आरम। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत आभार। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड ओम मॉर्निंग। हम सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हर बार की तरह आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ऊर्जा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि प्राणायाम के माध्यम से किस तरह अपने भीतर ऊर्जा को, एनर्जी को, वाइटल एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। श्वास के साथ हम ऑक्सीजन तो ग्रहण करते ही हैं, हम सभी जानते हैं कि उसके साथ ही वाइटल एनर्जी भी, ऊर्जा भी हमारे भीतर जाती है। और वही है जिसके माध्यम से हम अपनी सारी क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, जो भी कार्य हम करते हैं उसी के माध्यम से हो पाती है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, हम सभी जानते हैं कि बिजली हमारे घरों में होती है। अलग अलग तरह के उपकरण, चाहे वो ट्यूब लाइट है, चाहे वो पंखा है, एसी है, हीटर है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स उस लाइट से चलते हैं। और हर इंस्ट्रूमेंट को अलग पावर की जरूरत होती है। तो वो मिलती तो उसी एक ही बिजली से है जो हमारे घर के भीतर आ रही है, लेकिन वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से काम करती है। तो वही बात इस प्राण की शक्ति का है, जो हम श्वास के माध्यम से प्राण के रूप में ग्रहण करते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से काम करती है। तो ये पिछले कई सेशंस में हमने इस बात को जाना कि किस तरह प्राणायाम के माध्यम से ही हम श्वास को लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं और बाहर भी रोकते हैं। और ये भी जाना, यह केवल सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है। जो प्राण शक्ति है उसे भी बैलेंस करती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से कार्य करती है। और भीतर जाकर लिया हमने नाक के माध्यम से प्राण के रूप में उसे ग्रहण किया और शरीर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से काम करती है। जैसे अपान के रूप में उदान, समान, व्यान, इन सभी अलग अलग एरियाज में अपने आप से ये प्रोसेस चलता रहता है और शरीर में कार्य होता रहता है। तो 5 तो हमने ये प्राण जाने। कौन कौन से थे? प्राण, समान,
क्या क्या थे, कोई भी बताना चाहेगा? आई होप बहुत लोगों को आइडिया भी होगा। उड़ान, व्यान, और एक और बचा समान। तो इस तरह 5 प्राण। यस, बिल्कुल सही। तो 5 प्राण और 5 उप प्राण भी हैं। जिस तरह हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनके सेक्रेटरीज होते हैं, एक तरह से 5 प्राण के ये 5 उप प्राण उन सेक्रेटरीज की तरह ही काम करते हैं। तो प्राण के साथ नाग, अपान के साथ कुर्म, सम्मान के साथ कृकल। एक तरह से ये नाम रखे गए हैं, याद करना ना करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये शरीर के सभी कार्य अपने आप अपने ढंग से चलते रहते हैं। लेकिन जब एक तरह से हम बात करते हैं तो ये है कि जैसे समान, अ, अद- उम, उदान, व्यान, ये सब हमारे जो प्राण हैं उन्हीं के साथ ये 5 उप प्राण जुड़े हुए हैं। जैसे उदान के साथ देवदत्त, व्यान के साथ धनंजय। तो जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं शरीर के भीतर, ये वो कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं, ताकि बड़े बड़े कार्य प्राण अपने आप करते चले जाए। तो एक तरह से सहभागी बनते हैं एक्स्ट्रा कार्यों को करने के लिए। जैसे नाग का कार्य है वायु, डकार, हिचकी। जो भी वायु का बाहर निकलने का कार्य है वो इसके माध्यम से होता है। और जो कुर्म है, जैसे हमारी आंखों की क्रियाएं हैं, पलक झपकना, उन्हें नम रखना, और जब किसी भी तरह की तेज हवा, आंधी, एक तरह से एकदम से हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो कोई भी बाहर से जो फॉरेन मैटर है वो आंखों में ना जा सके, तो उस हिसाब से आंखों को बंद कर देना, तो आंखों की सुरक्षा करना। कृकाल, अब छींकना, खांसना, एंड इवन भूख प्यास की अनुभूति होना, वो सारी क्रियाएं इसी के माध्यम से होती हैं। अब हम जम्हाई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, उबासी आती है, चाहे वो रीजन कोई भी हो, लेकिन उन्हीं को एक तरह से क्रिया रूप में लेकर आने का कार्य करते हैं देवदत्त। तो ये वही, जैसे मैंने बताया कि नाम रख दिए जाते हैं। और धनंजय, व्यान, जो कि ऑलरेडी पूरे शरीर में व्याप्त है, तो जब वो पूरे शरीर में है तो ऑब्वियसली पूरे शरीर की ही सफाई करना, क्योंकि शरीर के भीतर भी सेल्स का वियर एंड टियर होता रहता है। पुराने सेल्स टूटते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। तो उन्हीं सेल्स की सफाई भी करना, जो टूट फूट हो रही है उसको भी तो शरीर से बाहर निकालना है। तो ये शरीर का नॉर्मल प्रोसेस है जो कि इनके माध्यम से चलता रहता है। तो इस तरह ये पूरी की पूरी क्रियाएं, अब जैसे कहने को शरीर के भीतर बहुत सारे तंत्र भी हैं, तो वो सब भी तो मिलकर ही काम करते हैं। एक समय में ऐसा थोड़ी है कि एक ही तंत्र काम कर रहा होता है। सारा दिन सभी के सभी सिस्टम्स, चाहे वो रेस्पिरेटरी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारा दिन काम करते रहते हैं। तो इसी तरह ये 5 प्राण और उप प्राण भी शरीर के भीतर जिस तरह से जिस प्राण की जहां पर जरूरत होती है, एक टीम के रूप में पूरे शरीर में काम करते रहते हैं। और उन्हीं के सहायक ये 5 प्राण हैं। तो ये सारी की सारी क्रियाएं किस तरह से चलती हैं? अब जैसे देखा जाए तो नदी जब जहां से शुरू होती है, बिल्कुल स्वच्छ, शुद्ध, जो उसका जल होता है एकदम शुद्ध होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, जहां कहीं पर भी उसका जिस तरह से मार्ग होता है, जो कुछ उसके रास्ते में आता चला जाता है, उसी तरह से उसकी गुणवत्ता भी बदलती चली जाती है। तो सेम प्राण अपने आप में बिल्कुल शुद्ध है। जो हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, अब उसमें प्रॉब्लम्स कब आती हैं, कैसे आती हैं?
हमारे खान पान का तरीका, हमारे विचार, हमारी संगत, हमारे भाव, तो ये सब चीजें उस प्राण की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। तो जब उन पे प्रभाव नेगेटिव ढंग से पड़ना शुरू हो जाता है, हमारे भीतर रोग भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्राणायाम के ही माध्यम से हम अपने श्वास को दीर्घ करके, मंद करके, लयबद्ध करके प्राण की शक्ति को बढ़ाते चले जाते हैं। और जैसे जैसे ये वाइटल एनर्जी बढ़ती चली जाती है, जैसे हमने पहले भी जाना, हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप तो कम होते ही हैं, हम आध्यात्म की ओर भी बढ़ते चले जाते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, कुछ प्राणायाम को छोड़कर, या प्राणायाम की बात भी अगर हम जो करते हैं, तो हम जो रेगुलर बेसिस पे श्वास लेते हैं, तो मुख से लेते हैं कि नाक से लेते हैं, या मुख से लेना चाहिए या नाक से ही लेना चाहिए? क्या कहते हो आप? नाक से लेना चाहिए या मुख से लेना चाहिए? नाक से। यस। तो नाक से ही श्वास लेना चाहिए। तो अभी हमने ये सब तो जाना कि श्वास ही जीवन है। यस। तो श्वास है तो जीवन है, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम श्वास लेते हैं। तो वाइटल एनर्जी का मेन सोर्स श्वास ही है, जो हम नाक से लेते हैं। नाक से क्यों लेना चाहिए? नाक के भीतर हम सभी जानते हैं छोटे छोटे बाल होते हैं, और म्यूकस होता है, एक लिक्विड तत्व जो रहता है। और हमें ये दोनों चीजें अच्छे से विजिबल भी हैं। यस, मैसेजेस आ रहे हैं। तो वही म्यूकस, जब हम बाहर से श्वास ले रहे हैं, जो भी उसमें धूल कण है, वो सब उसके बीच में अटक जाते हैं, जिससे कि श्वास जो है फिल्टर होकर भीतर जाता है। और अगर हम मुख से श्वास लेते हैं, तो मुख के भीतर ऐसी किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि मुख से हमें भोजन लेना होता है, तो भोजन से ही रिलेटेड है। और नाक से श्वास लेना होता है, इसलिए नाक के भीतर ये प्रक्रिया बनी हुई है। मुख से लेंगे तो वो डायरेक्ट धूल कणों के साथ भीतर जाता है, और इसीलिए लंग्स में भी इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो हुआ कि वो फिल्टर होकर गई, और नाक का ये जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर 3 नलियां या कैनाल्स कह लो, कि इस तरह से बनी हुई होती है कि जैसे ही हमने श्वास लिया, और यहाँ पर ब्लड का फ्लो भी बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे ही वो ब्लड के टच में आती है, संपर्क में आती है, तो इमिडिएटली वो जो वायु गई, ब्लड के ही टेम्परेचर में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है, कि जो उसका टेम्परेचर है, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर उस वायु का हो जाता है। तो उसी टेम्परेचर की वायु जब हमारे भी, क्योंकि शरीर के भीतर इतना अच्छा मैकेनिज्म है कि वो अपने आप उसी के हिसाब से सब कुछ कन्वर्ट होता चला जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। तो अपने आप ही ह्यूमिडिफाई भी हो जाती है, उसी टेम्परेचर पर भी आ जाती है। मुख से श्वास लेते हैं, कई बार वो बहुत ठंडी, गर्म, तो जो कि शरीर के भीतर जाकर वो शरीर को नुकसान करती है। इसीलिए नाक से श्वास लेने पर भी स्ट्रेस दिया जाता है कि जब भी श्वास ले, नाक से ही ले, एक्सेप्ट फ्यू प्राणायाम्स। वो प्राणायाम्स की बात अलग है, उसमें हम तेजी से भी लेते हैं, किसी में बहुत तेज श्वास भी रहता है, तो वो सब प्राणायाम्स की प्रक्रिया है, और फॉर द टाइम बीइंग ही वो होती है। जो हमारा रेगुलर श्वास होता है, वो नाक से ही जाना चाहिए। बाई चांस कई बार कोई सोया होता है और हम देखते हैं उसका मुंह खुला हुआ होता है, तो कोशिश करें उस वक्त उसके मुंह को भी बंद कर दिया जाए,
ताकि नाक से ही श्वास की प्रक्रिया चलती रहे। और नाक से ही हमें स्मेल का भी आभास होता है। मुख से श्वास लेंगे तो हमें किसी तरह की स्मेल के बारे में नहीं पता लगता है। तो जब हम नाक से सांस लेते हैं, क्योंकि नाक के भीतर ही इस तरह का मैकेनिज्म है जिससे कि इन सब चीजों के बारे में हमें पता लगता है। तो ये तो हुआ कि हमें नाक से ही सांस क्यों लेना चाहिए, और जबकि हमने दीर्घ श्वास के बारे में भी काफी बात की है। और जब भी हम प्राणायाम करते हैं या नॉर्मल डे, पूरे दिन भर ही तो सांस लेते हैं, तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमें उसके ट्रैक के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि जैसे हम कहते हैं जागरूकता पूर्वक श्वास लेना, लिव इन प्रेजेंट श्वास लेते हैं, तभी हम अ, वर्तमान में रहते हैं, जानते हुए श्वास को लेते हैं। श्वास तो हमेशा ही वर्तमान में है, लेकिन जब हम जानते हुए पूरी भाव क्रिया के साथ श्वास को लेते हैं तो हम उसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। और जब हमें उसके ट्रैक के बारे में पता होगा कि वो किस तरह से लंग्स तक पहुंचता है, तो हम और ज्यादा माइंडफुली उस श्वास को ले पाते हैं। तो दोनों नोस्ट्रिल से सांस लिया, ये तो हमें पता है। हम लेते हैं और बस छोड़ देते हैं, हाँ भाई नाक से गया, नाक से ही हमने बाहर छोड़ दिया। नाक से ही गया, विंड पाइप तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे विंड पाइप है। तो श्वास नली यानी लैरिंग्स, फेरिंग्स हुआ नाक के अंदर का हिस्सा, लेरिंग्स हुआ जो हमारी श्वास नली है, और यहां से ये इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होके लंग्स के साथ जुड़ती है। तो जो दो हिस्सों में डिवाइड हुई वो हो गया ब्रोंकाई। भीतर जाकर ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जैसे लंग्स के भीतर हमें दिखाई भी दे रही है कि बहुत सारी ब्रांचेस में वो डिवाइड हो गई। तो जब वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है तो ये सब नाम है, हमें नाम रखना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन वो किस तरह से भीतर जाकर लंग्स के अंदर फैल जाती है वो कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। नाम याद हो गए, वेल एंड गुड, लेकिन विजुअलाइजेशन हमारा इसी तरह से होना चाहिए कि दोनों नथुनों से, नोस्ट्रल से श्वास गया, गले से होता हुआ विंड पाइप में आया, विंड पाइप से आकर वो दो हिस्सों में डिवाइड होकर लंग्स के साथ जुड़ गया, और उसके भीतर बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हुआ। और जब वो डिवाइड हुआ तो उन्हीं के एंड पॉइंट्स पे बेलून्स की तरह या अंगूर के गुच्छों की तरह कह लीजिए कि अंगूर ही होते हैं, जिन्हें के नाम एल्वियोलाई कहा जाता। अब जैसे नाक को भी तो नाम दिया गया है, लेकिन इसको हम रिपीटेडली रोज सुनते हैं, देखते हैं, तो ये सब नाम याद करने आसान हो जाते हैं। अंदर के ऑर्गन्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम उन्हें फील तो कर सकते हैं जब हम श्वास ले रहे हैं। आज के जो हमारे प्राणायाम्स रहेंगे वो इन्हीं ट्रैक्स को देखते हुए ही हमें करना है। अभी जो एल्वियोलाई तक जो श्वास जाता है, एक तरह से नाक से गया, फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स यानी यहाँ पे जो ट्रैक है हमारा, आगे गया ट्रैकिया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ब्रोंकाइज, और फिर उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, और अंत में अंगूर के गुच्छों की तरह जो बना, जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। और ये एक तरह से उल्टे पेड़ की तरह, अब जैसे अगर हम यहाँ से इमेजिन करने की कोशिश करें तो ये उल्टे पेड़ की तरह बहुत सारी ब्रांचेस में बिखर गए, जिससे कि एक तरह से इन इमेजेस को अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं तो वो ट्रैक भी याद रखना आसान हो जाता है। तो इस तरह वो तो हुआ कि कहाँ कहाँ गया, और अब किस तरह से कौन से मसल्स को यूज करते हुए हम श्वास को भीतर लेते हैं और
छोड़ते हैं। तीन मसल्स यूज होते हैं। डायफ्राम के बारे में तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि श्वास लेते हुए डायफ्राम नीचे की ओर फैलता है, जिसकी वजह से पेट फूलता है। इसी को डायफ्रामिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है। जिसको जहां पे कंफ्यूजन हो, प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो डायफ्राम को एक्सपैंड करना और कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस वो अपने आप चलते हैं, वो हमें एक्सपैंड करना या कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली हो रहा है जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। हमें तो पेट को एक्सपैंड करना है, ताकि डायफ्राम जब नीचे की ओर आए तो उसको फैलने की स्पेस मिल जाए। और जब डायाफ्राम ऊपर की ओर जाए तो हम पेट को भीतर लेते हैं। तो ये तो हुआ डायाफ्राम का प्रोसेस। और इसके साथ ही इंटरकॉस्टल मसल्स एंड क्लेविकल मसल्स को हम यूज करते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स कौन से होते हैं? देखा जाए तो पसलियां तो हम सभी देखते हैं इमेजेस में कि पसलियां, पसलियों में ही हमारे लंग्स और हार्ट पूरी तरह से सुरक्षित। अब इन दो पसलियों के बीच में जो ये मसल्स होते हैं, ये जो रेड रेड पिंक पिंक कलर का, ये तो हो गई पसलियां यानी रिब्स। पूरे रिब केज के भीतर लंग्स सुरक्षित हैं। तो इन दो पसलियों को जो मसल्स जोड़ते हैं, क्योंकि हर हड्डी जो है वो मसल्स के साथ ही जुड़ी हुई है, तो इन पसलियों को भी जोड़ने वाले जो मसल्स हैं उन्हें कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। जब हम श्वास लेते हैं तो फील भी करें, देखें एक बार कि हाँ किस तरह से ये इंटरकॉस्टल यानी पसलियां हमारी बाहर की ओर आ रही हैं, तो किस तरह से इनका भी मूवमेंट हो रहा है। तो श्वास को देखना मीन्स श्वास को अनुभव करना। हर चीज को देखने का पर्पस ये है कि देख तो हम नहीं सकते, क्या हमें दिखाई देता है? नो, नॉट एट ऑल। क्या हमें लंग्स दिखाई दे रहे हैं? नो। उन्हें हम फील कर पा रहे हैं कि हाँ हमारे भीतर लंग्स हैं, हमारे भीतर पसलियां हैं, पसलियों के बीच में मसल्स हैं। तो उन्हीं को अनुभव करना मीन्स हम उनको देख रहे हैं। इसी तरह क्लेविकल मसल्स, ये कॉलर बोन, ये हम सभी रियलाइज कर पाते हैं कि ये हमारी कॉलर बोन है। अब इस कॉलर बोन के मूवमेंट, चाहे वो हमारे हाथों का मूवमेंट है, पैरों का मूवमेंट है, सिर्फ हड्डियों से नहीं हो सकता है। उनके साथ मसल्स जुड़े हुए हैं। वो मसल्स ही इन मूवमेंट्स को मैनेज करती हैं। तो इसी तरह इस क्लेविकल, ये जो हमारी कॉलर बोन है, इसको जो जोड़ रही है या इसका जो मूवमेंट करवा रही है, उस मसल का नाम है क्लेविकल मसल। तो उसके मूवमेंट से ही जब हम सांस लेते हैं तो ये भी ऊपर नीचे होती है। मसल्स के मूवमेंट की वजह से हड्डियों का मूवमेंट हमें फील होता है। तो इस तरह हमने जाना कि एक तो डायफ्राम, दूसरा इंटरकॉस्टल मसल्स, और तीसरी हमारी कॉलर बोन की क्लेविकल मसल यूज होती है। तो क्योंकि यही मसल्स यूज हो रहे हैं, इन्हीं मसल्स के हिसाब से ही वो ब्रीदिंग को भी डिफाइन किया गया है। जब हम डायफ्राम को यूज कर रहे हैं यानी एब्डोमिनल को यूज कर रहे हैं, तो उस ब्रीदिंग को नाम दे दिया गया एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामिक ब्रीदिंग। और जब हमने थोरेसिक मसल्स को यूज किया तो उसे नाम दे दिया थोरेसिक ब्रीदिंग। और जब हमने क्लेविकल को यूज किया तो वो हो गई क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो तीनों को ही, दरअसल तो हम एक बार तो हम इन तीनों को अलग अलग यूज करके कि किस तरह से इन तीनों को अलग अलग यूज करना है, और फिर तीनों को एक साथ किस तरह से यूज करना है, इसी प्राणायाम को अभी
करेंगे। तो सबसे पहले डायफ्रामिक ब्रीदिंग को समझते हैं। जानते भी हैं हम, लेकिन बहुत सारे जो यहाँ पे लोग जुड़ते हैं, नए भी जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी ये चीजें बहुत सहायक हो जाती हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो एक तरह से ये मान लो कि उसके नीचे एक अम्ब्रेला की तरह यहाँ पे ये डायफ्राम होता है, दोनों लंग्स को जोड़ता है। तो जब सांस लेते हैं तो ये नीचे की ओर फैल जाता है, जैसे कि पूरी छतरी हमारी खुल जाती है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं, यानी एक्सेल करते हैं, तो यही छतरी डूम शेप में ऊपर की ओर चढ़ जाती है। तो यही पर्पस हमारे श्वास का है कि जब सांस को लिया, वो छाता खुला, तो पेट हमारा नीचे की ओर गया, और जब हमने सांस को छोड़ा, वो छाता बंद होना शुरू हुआ और पेट भीतर पूरे का पूरा श्वास बाहर आ गया। तो इस तरह अब हम तीन हिस्सों में ही अपने लंग्स को डिवाइड करके ब्रीदिंग प्रोसेस को मैनेज करें। अभी जब हम सांस लेंगे तो अनुभव करना है कि नाक से तो गया, जाना तो नाक से ही है, और वही पूरे का पूरा ट्रैक भी उसने लेना है। पर हमारा जो पूरा फोकस है वो होगा सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पर, जिससे हमें सिर्फ पूरी जागरूकता के साथ ही पेट को फुलाने और सिकुड़ने पर ही ध्यान देना है। पोस्चर जो हमेशा प्राणायाम या ध्यान के लिए बनाया जाता है, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में फिंगर टिप्स को जोड़ने, कई बार देखने में आते हैं कि इस तरह से हम छू लेते हैं, लाइक नाखून के ऊपर हमारा अंगूठा आ जाता है। हमें टिप्स को जोड़ना है, अंगूठे और उंगली की टिप को जोड़कर घुटनों के ऊपर टिका दें, कमर गर्दन सीधी, क्योंकि अगर हमारी कमर सीधी होगी तभी तो लंग्स को भी पूरी स्पेस मिलती है। तो इसलिए चाहे कोई भी प्राणायाम हो, ध्यान हो, और सिर्फ ध्यान और प्राणायाम के वक्त ही नहीं, सांस हर वक्त चल रहा है, तो हर वक्त लंग्स स्ट्रेट रहने चाहिए। तो स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, उतनी ही ज्यादा हम ऑक्सीजन सही ढंग से इनहेल कर पाते हैं। कमर गर्दन सीधी रखते हुए धीरे धीरे श्वास लें, डायफ्राम के एक्सपेंशन को, नीचे की ओर जाने को फील करते हुए पेट को फुला दें। धीरे धीरे छोड़ें, छाती की तरह ही डायफ्राम ऊपर की ओर जा रहा है, पेट भी भीतर की ओर। श्वास लें, एक्सपैंड द बेली मसल, छोड़ें, कॉन्ट्रैक्ट द बेली मसल्स, पेट के मसल्स को अंदर लें। श्वास लें, पेट को पूरी तरह से फुला दें, और फुलाएं और फुलाएं। छोड़ते हुए पेट को अंदर, नाभि को स्पाइन से छूने की कोशिश करें, इतना स्क्वीज कर दें। ब्रीद इन, पेट को पूरी तरह से फुला दें। ब्रीद आउट, भीतर भीतर और भीतर। श्वास पूरी तरह से छोड़ दें। ब्रीद इन, आउट। धीरे धीरे 5 की गिनती तक, 10 की गिनती तक श्वास लें।
धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ें, मंद दीर्घ लयबद्ध श्वास। श्वास लें, छोड़ें, रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। ये हमने अपने लोअर लंग्स को यूज किया। अब हम मिडिल पार्ट ऑफ द लंग्स, क्लेविकल मसल्स के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का अनुभव, यानी पसलियों को बाहर की ओर जब हम फील करें तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब पसलियां भीतर जाती हैं तो मसल्स एक्सपैंड होते हैं। तो जब हमने श्वास को लेना है तो फील करना है कि पसलियां पूरी तरह से बाहर की ओर आ रही हैं, जिससे कि लंग्स को पूरा एक्सपेंशन का स्पेस मिले। लंग्स हमेशा बाहर की ओर एक्सपैंड होते हैं, तो उन्हीं के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हमें अनुभव करना है। अभी हमने लो नीचे की ओर देखा था और एब्डोमेन के मसल्स को एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब हमें लंग्स को फैलाना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है, पसलियों के बाहर निकलने और अंदर जाने को अनुभव करते हुए। तब डायफ्राम और पेट था, अब लंग्स एंड पसलियां। यस, सेम पोस्चर। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, पसलियों के ऊपर की ओर उठने को अनुभव करते हुए लंग्स का एक्सपेंशन। छोड़ें, पसलियां नीचे की ओर, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन। ब्रीद इन, आउट। पूरा ध्यान पसलियों के ऊपर और नीचे। श्वास लेते हुए पसलियों का मूवमेंट ऊपर की ओर, लंग्स भी पूरी तरह से फैल रहे हैं। छोड़ते हुए पसलियां भी नीचे की ओर और लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। श्वास लें, धीरे धीरे लंबा लयबद्ध श्वास। छोड़ें, धीरे धीरे लंबा लयबद्ध श्वास। धीरे धीरे लें, पूरा ध्यान पसलियों पर। छोड़ें, पसलियों के फैलने और संकुचन पर। ब्रीद इन, आउट। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। प्राणायाम करते हुए एक और भी बात अगर सब लोग रियलाइज कर रहे होंगे, जब हम पूरी जागरूकता से इन सब एक्टिविटीज को देखते हुए यानी कर रहे हैं, तो विचार भी आई होप जरूर कम हुए होंगे, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान मूवमेंट पर है, भीतर है। तो जब भीतर की ओर ध्यान चला जाता है तो विचार अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं। हर प्राणायाम, आसन, ध्यान, सभी का पर्पस ही ये है कि विचार धीरे धीरे कम होते चले जाए। अब हम आते हैं क्लेविकल मसल्स यानी
फर्स्टली ये जो ऊपर यहाँ तक हमारे लंग्स होते हैं, इन लंग्स को तो हम यूज ही नहीं करते हैं। हमारा श्वास यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है। लंग्स की कैपेसिटी इज अराउंड 4 to 6 लीटर्स। हम मुश्किल से 1 लीटर 1.5 लीटर श्वास, एक श्वास के साथ इतना सा ही ऑक्सीजन हवा ग्रहण करते हैं। तो अगर हम इस तरह नीचे से ऊपर तक पूरे के पूरे लंग्स यूज करते चले जाएं, लंग्स की कैपेसिटी 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर तक आसानी से बढ़ाई जा सकती है। प्राणायाम के माध्यम से ही हम उनकी लोकेशंस, पोजीशंस और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को अनुभव करते हुए कैपेसिटी को बढ़ा, जब हम देखते हुए करते हैं तो वो कई गुना उस प्राणायाम का, ध्यान का असर बढ़ जाता है। हम नहीं भी देखते हैं, फायदा तो हमें तब भी हो रहा है। अभी तक भी तो हम सांस के माध्यम से जिंदा तो है ही, सांस तो हमारे भीतर जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो अपना काम तो श्वास कर ही रहा है। लेकिन जब हम जागरूकता पूर्वक करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। और जितने भी यहाँ पर हैं सब लोग इतने टाइम से जो जुड़े हुए हैं, फील भी किया होगा कि विचारों में भी कमी आई है, भावों में भी परिवर्तन आया है, आदतों में भी परिवर्तन आया है, रोग भी काफी हद तक कम हुए हैं। और रोग आते भी हैं तो बहुत जल्दी उनसे हम राहत भी पा लेते हैं। क्योंकि रोगों का जैसे विचार आते हैं, रोग भी किस तरह से आते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर से, खान पान से, पानी, हवा, पानी जो हम कहते हैं कि सब चीजें पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, तो उन चीजों का असर तो हमारे भीतर आ ही रहा है। लेकिन हम जब प्राणायाम, ध्यान, इस तरह की एक्टिविटीज करते चले जाते हैं, उनका इफेक्ट, उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे ऊपर आने चाहिए, वो कंपैरेटिवली कम होते चले जाते हैं। तो अब इन मसल्स को एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट मींस हमें फील करने हैं कि जब हमने श्वास लिया तो ऑक्सीजन यहाँ तक जो हमारे लंग्स हैं उनमें गई, और जो ये कॉलर बोन है ये पूरी तरह से एक्सपैंड हो रही है और छोड़ते हुए अंदर की ओर। और आप अनुभव भी करेंगे कि यही हड्डी जो है ऊपर की ओर आएगी और छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएगी। तो अपने चित्त को क्लेविकल मसल्स के साथ जोड़ दे। धीरे धीरे लंबा सांस ले, अपर लंग्स एक्सपैंड करें और क्लेविकल मसल्स भी ऊपर की ओर आ रहे हैं। छोड़ते हुए क्लेविकल मसल्स नीचे की ओर, कॉलर बोन। श्वास ले, जिसे हम हंसली कहते हैं। छोड़े, पूरा ध्यान अपर लंग्स पर, हंसली पर, कॉलर बोन्स पर। श्वास ले, छोड़े, ब्रीद इन, मंद दीर्घ लयबद्ध श्वास। छोड़े, श्वास ले, छोड़े, पूरा ध्यान अपर लंग्स, क्लेविकल मसल्स। ब्रीद इन, आउट।
श्वास लें, छोड़ें, रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हमने तीनों तरह के मसल्स को अलग अलग यूज किया। अब तीनों मसल्स को हम एक साथ यूज करते हुए लंबा, मंद और लयबद्ध श्वास, यानी बैली मसल्स को भी यूज करने हैं, रिब केज को भी यूज करने हैं, और ये जो हमारी पसली है इसको भी मतलब हसली, पसली और डायाफ्राम। रिब केज को हम पसलियां ही तो बोलते हैं। तो हसली, पसली और तनुपट यानी डायाफ्राम, रिब केज और क्लेविकल, कॉलर बोन, इनको तीनों को यूज करते हुए श्वास को पूरी तरह से लेंगे और छोड़ेंगे। यानी श्वास लेना है तो सबसे पहले देखें कि डायाफ्राम नीचे की ओर जाया, फिर अनुभव करें कि हमारी पसलियां पूरी तरह से ऊपर की ओर आ रही हैं और ये कॉलर बोन भी ऊपर की ओर, यानी लंग्स भी पूरी तरह से एक्सपांड हो रहे हैं। और जैसे कि शुरू में हमने देखा कि नाक से श्वास जाता हुआ लंग्स के भीतर एक एक बैलून एल्वियोलाई को पूरी तरह से ऑक्सीजनाइज कर रहा है, उसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से भर गई है। और जब श्वास को छोड़ा तो वही लंग्स, डायफ्राम ऊपर चढ़ा, लंग्स स्क्वीज हुए और नाक के माध्यम से श्वास बाहर निकला। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जब हमने श्वास को लिया तो नीचे से ऊपर तक के लंग्स को पूरी तरह से भर दिया, और जब श्वास को छोड़ा तो ऊपर से खाली करते हुए नीचे की ओर आए। जिस तरह ग्लास में पानी भरा जाता है, पहले वो नीचे से भरता है फिर वो ऊपर तक भरता है, और जब ग्लास को खाली करते हैं तो क्या वो पहले नीचे से खाली होता है? ऊपर से ही खाली होता गया और अंत तक खाली हो गया। तो इस तरह सांस लेते हुए पूरी तरह से डायफ्राम एक्सपैंड, पसलियां एक्सपैंड, हंसली को एक्सपैंड किया। श्वास छोड़ते हुए ऊपर से धीरे धीरे अपर लंग्स खाली हुए, पसलियां, और फिर पूरी तरह से पेट को अंदर यानी डायाफ्राम ऊपर की ओर चढ़ा और पूरे लंग्स हमारे खाली हो गए। तो इसी क्रिया को, प्राणायाम को, यानी दीर्घ श्वास प्राणायाम, जो कि हर प्राणायाम का बेस है। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, एक्सपेंशन ऑफ डायफ्राम, पसलियां, हंसली ऊपर तक, लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर गए हैं। एल्वियोलाइज को देखें। छोड़ते हुए ऊपर से सबसे पहले अपर लंग्स खाली किए, पसलियां अंदर की ओर जा रही हैं, डायाफ्राम ऊपर की ओर आ रहा है, पेट पूरी तरह से संकुचित, ऑक्सीजन अंदर थी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। श्वास लें, नीचे से ऊपर तक लंग्स को पूरी तरह से भर दें। कंधे की ओर पूरा ध्यान दें, अपर लंग, हंसली, छोड़ें,
ऊपर से खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए, बैली मसल्स को अंदर खींचे। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। एक्सपैंड बैली मसल्स, पसलियां, हंसलियां छोड़ते हुए हंसली को देखें, पसलियों को देखें, डायफ्राम को देखें। बैली मसल्स इन इन इन। श्वास लें। Expand the belly muscles, rib cage, collarbone. फूला हुआ देखें, छोड़ें, कॉन्ट्रैक्ट, हंसली, पसली, डायफ्राम। श्वास लें। छोड़ें। श्वास लें। छोड़ें। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हर प्राणायाम को सहजता से ही करना है ताकि हमें उस प्राणायाम के पूरे लाभ मिल सके। अपनी क्षमता के अनुसार, शरीर की क्षमता के अनुसार ही प्राणायाम को करते चल जाए। तो प्राणायाम जब हम लंबा करते हैं, मंद करते हैं और लयबद्ध करते हैं, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हम सभी जानते हैं 16, 18, 20 तक हम सांस को लेते हैं। लेकिन जब कोई भी फास्ट एक्टिविटी करते हैं, इवन योग करते हैं, रनिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या इवन गुस्से में होते हैं, किसी तरह का इमोशन हमारे ऊपर हावी होता है, तो हमारा श्वास बहुत तेज हो जाता है। 40 से 70 तक की दर हो जाती है। लेकिन जब हम प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्राणायाम किया, प्राणायाम इटसेल्फ इज अ ध्यान, क्योंकि जो कार्य हमने जागरूकता पूर्वक कर लिया, पूरी भाव क्रिया से कर लिया, वही ध्यान है। नॉट ओनली प्राणायाम, आसन और ध्यान, दिन भर की कोई भी क्रिया भी अगर हमने जागरूकता से की तो इनफैक्ट कहने को हम दिन भर ध्यान में रह सकते हैं। तो कुछ ही क्रियाएं तो हम जानते हुए कर ही सकते हैं। तो अब श्वास में हमने देखा कि हमने दो चेंजेस श्वास के भीतर लाई। एक तो उसकी गति को यानी स्पीड को कम किया और समय को बढ़ाया। तो जैसे ही हम लंबा श्वास लेते हैं तो ये दोनों की दोनों चीजें, गति और समय, अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। लंबा श्वास होगा तो वो मंद ही होगा, और अगर मंद श्वास ले रहे हैं तो वो लंबा ही होगा। धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं तो वो कभी भी फास्ट हो ही नहीं सकता। तो इस तरह गति को कम किया और समय को बढ़ाया तो वो अपने आप दीर्घ, स्लो एंड रिदमिक लय भी हमें खुद ही जानते हुए बनानी है। यानी अभी जो हम लय की बात करते हैं वो हम इक्वल की बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है।
कि जितना समय लेने में लगाया उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगाया। अदरवाइज जितना समय लेने में लगाया उसका डबल छोड़ने में लगाया। लेकिन एक नॉर्मल सिनेरियो में लेना तो हमारा फिर भी धीरे धीरे हो जाता है, छूटना बहुत जल्दी हो जाता है। तो एटलीस्ट हमें उसे प्रैक्टिस से, जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाता है तो वो इक्वल हो जाता है। अभ्यास से ही तो हमने पेट को फुलाना सीखा, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए पेट को भीतर लिया। तो जिस तरह उसको हमने सही किया तो हम लेने और छोड़ने का समय भी इक्वल कर सकते हैं, जब हम पूरी जागरूकता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ मन और भाव को जोड़कर श्वास पर ध्यान देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल होना शुरू हो जाता है। रिदम, रिदम डजंट मीन्स कि लेना और छोड़ना इक्वल होगा तभी वो रिदम बनेगी। इवन आपने 5 काउंट्स लिया, 7 काउंट्स छोड़ा और हर श्वास को उसी रिदम में लिया और छोड़ा, तो वो भी एक रिदम ही है। और जो चीज हम रेगुलर करते चले जाते हैं, हमारे मस्तिष्क के भीतर हर चीज के सेंटर्स हैं, केंद्र हैं। तो इसी तरह ब्रीदिंग सेंटर भी है, वो उसी पैटर्न को पकड़ लेता है और वही श्वास की गति, लय अपने आप हमारी परमानेंट बनती चली जाती है। तो पहले हमें हर कार्य को सीखने के लिए कोशिश तो करनी ही पड़ती है, चाहे वो बाहर की क्रियाएं हो चाहे वो भीतर की क्रियाएं हो। तो जितना हम उन क्रियाओं को, चाहे बाहरी क्रियाएं हैं चाहे आंतरिक, अब बाहर है साइकिल सीखना, गाड़ी सीखना, खाना बनाना सीखना, ऑफिस के कार्य सीखना, उनको भी तो हम समय देते हैं, बार बार रिपीटेडली करते हैं, तभी तो हम उनमें एक्सपर्ट हो पाते हैं। तो इसी तरह इन क्रियाओं में भी जब हम समय देना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वही हमारा परमानेंट लय बनता चला जाता है। तो जैसे जैसे हम जितना अभ्यास करते चले जाएंगे उसी तरह से वो सब क्रियाएं हमारी मैनेज होती चली जाएंगी। तो प्राणायाम के साथ मन और भाव यानी संकल्प शक्ति को जोड़ना बहुत जरूरी है। जिसके साथ भी हम भाव क्रिया, हर क्रिया के साथ जब हम भाव क्रिया से उस प्राणायाम को पूरे माइंडफुलनेस के साथ करते हैं तो उसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। तो हमने अलग अलग प्राणायाम किए भी, नाड़ी शोधन जिससे कि प्राण और अपान का संतुलन होता है, भस्त्रिका हमारा रह गया, समान और व्यान की सक्रिया, कपालभाति से अपान शुद्धि होती है, उज्जयी से उदान को जागृत करते हैं, भ्रामरी से भी उदान, लाइक मस्तिष्क के सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बैलेंस होते हैं। हर तरह के प्राणायाम जब हम करते चले जाते हैं तो ओवरऑल ही हमारे हर तरह के प्राणों का संतुलन होता चला जाता है और भीतर के ऑर्गन्स भी स्ट्रांग बनते चले जाते हैं और हर तरह से रोगों से भी हम दूर होते चले जाते हैं। तो इसी सेशन से रिलेटेड अगर कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, अलका जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अलका जी, 1 मिनट आप। यस, यस। बहुत सुंदर, बहुत बहुत। एक मिनट, दो आवाजें। एक मिनट। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। लगभग लोग जानते हैं, वो केवल पेट को, एब्डोमिनल भी नहीं जानते हैं। लोग आगे का ब्रीदिंग बहुत कम जानते हैं कि अपने ऊपर भी कुछ प्रक्रिया होती है। बहुत सुंदर तरीके से इसका प्रमाण भी है, कितने परसेंट है और कैसा है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो थोड़ा सा, ये इसको बोलते हैं पूर्ण यौगिक श्वास। पूर्ण यौगिक श्वास ये 3 भागों में आता है। तो पहला जो होता है उदर श्वास, वो 60% होता है। मतलब आप श्वास लेते समय पेट बाहर की ओर आता है, वो 60% होता है।
वक्ष छाती का जो होता है वो 30% फैलता है, और जो ऊपरी जो हंसली है, ऊपरी अपने कंधा है, अंत में वहां आता है, उसको हंसली बोलते हैं, वो 10% होता है। तो ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है, और तीनों का प्रयोग अगर आप अगले अगले करें, और छोड़ते टाइम बिल्कुल उल्टा करना है, ऊपर से छोड़ना है। जैसे उन्होंने ग्लास का बहुत सुंदर उदाहरण दिया, पानी डालेंगे तो पहले नीचे भरेगा, फिर ऊपर, और बाहर डालेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा। तो इस प्रकार इनका जो मुख्य प्रमाण है वो 60-30 और 10% का प्रमाण है। तो हमें योग करते टाइम आंखें बंद करके अनुभव करना है कि पेट, फिर छाती, और फिर ये करने से बाकी सब तो उन्होंने बताया है कि फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तनाव वगैरह सब कम हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्वास सहज, लयबद्ध और बिना तनाव के होना चाहिए। हंसलियों पे जोर देना जरूरी जरूरी देकर भरना जरूरी नहीं, स्वाभाविक करने के प्रयत्न करिए। बस उसके लिए एक ही है कि रीढ़ की हड्डी है ना, वो हमारी सीधी रहनी चाहिए। वो रहने से मुझे लगता है सब कुछ हो सकता है। बहुत सुंदर विषय, बहुत सुंदर तरीके से बताया है। सविता जी का बताने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा कराते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, और वो उनके पास बहुत सुंदर है। तो हाँ, आज मुझे लगता है आप लोगों ने जो योगिक ब्रीदिंग, 3 प्रकार के ब्रीदिंग मिक्स करके कैसे करने हैं वो सीखे, और उसका जीवन में उपयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सविता। कभी बहुत आप में बहुत से किसी की कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। अशोक जी। अशोक जी के बाद चंदू जी। अनम्यूट कीजिए। ओम आराम, ओम आराम। सविता जी, रियल में आज आपने जो, हमको तो पहले डायग्राफी का पता था कि डायग्राफी मीन्स पेट का फूलना और पेट का सिकुड़ने का, यही था। लेकिन किस तरह से अपने ये पसलियों को भी कैसे एक्सपांड करने का, लंग्स को एक्सपांड करने का, कॉलर बोन को कैसे करने का, ये सब जानकारी दी, वो बहुत अच्छी की। और जब ये प्रैक्टिकल कराया तब रियल में अनुभव भी हुआ कि किस तरह से पसलियाँ एक्सपांड होती है, लंग्स होता है, या कॉलर बोन तो कहाँ तक अपना बढ़ता है, या जो अपने जो पहले डायग्राफी कराया तो वास्तव में लगा कि पेट पूरा जैसे फूल रहा है, जा रहा है। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी। ओम अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। अपने बीच में थोड़ा साल पहले कोरोना का आपने देखा था, तो उस समय मास्क का एक सिस्टम था कि भाई मास्क रखो तो अपन कोरोना से बचोगे। तो वो एक्चुअल में तो श्वास की प्रॉब्लम ही थी, और श्वास के बाद में मास्क लगाते तो शायद वो और प्रॉब्लम बढ़ती होगी। देखिए, हर चीज के पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एक तरह से पोल्यूटेड, एक अपने आसपास की भी वायु को रोकने के लिए कि सामने वाला बोल रहा है, उसका श्वास के जो नेगेटिव जो भी उसके अंदर है वो हमारे भीतर ना जाए, उसके लिए रखा गया कि हम अपने नाक को कवर कर दें। हाँ, अपनी श्वास के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक वो था कि जो बाहर आ रही है वही भीतर जा रही है। तो उसके लिए हर वक्त भी मास्क, स्पेशली यही होता था कि बाहर जा रहे हैं तो ज्यादा ध्यान रखना है। तो वही है कि हर चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है, तो अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हुए। और प्राणायाम भी उस दौरान काफी करवाया गया, उसके बारे में भी काफी बताया गया कि जितना हम प्राणायाम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी कम होते चले जाएंगे। तो आज भी अगर कहीं पे कोई दूषित हवा होती है, या कह लो कि घर में ही कुछ काम चल रहे होते हैं, या किसी को ज्यादा प्रॉब्लम ब्रीदिंग की होती है, तब भी मास्क को लगाना अच्छा ही माना जाता है, ताकि वो एलर्जी। पोल्यूटेड एयर हमारे अंदर ना जाए। एक अदरवाइज प्राणायाम करें ताकि उसका भी लाभ हमें मिलता चला जाए। एक ओम बात पूछूं, हाँ जी। जैसे मास्क लगाते हैं तो क्या होता है कि जो सांस वो लेते हैं तो जो चश्मे के ऊपर सारे वो आ जाता है, ऊपर फॉग आ जैसा आ जाते हैं। जाता है, और जैसे ही मास्क को नीचे उतारते हैं तो है ना,
वापस लगता है, एक बार तो लगता है कि आंखों तक पूरा ऐसा हो जाता है, तो क्या करना चाहिए उस समय? एक तो मास्क को चश्मे के नीचे से लो, तो यहाँ पे जब हम मास्क को दबा देते हैं तो वो एयर ऊपर नहीं जाती, तो वो जो हेजीपन है वो कम हो जाता है। इससे भी आपको फायदा होगा। आप कभी भी ये चीज भी अपना के देखना कि हम अगर नीचे लेके लेते हैं तो वेपर्स कम आते हैं। फिर भी बीच बीच में आ जाते हैं क्योंकि श्वास में वेपर्स होते हैं, तो वो वेपर्स डायरेक्ट उस पर टच करते हैं तो वो इफेक्ट आता है। ओम मॉइस्चर तो है श्वास के भीतर, तो वही उसको टच करता है। प्रियाताई कुछ पूछना चाहती है। प्रियाताई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रियाताई अनम्यूट योर। आज का क्लास बहुत ही अच्छा हुआ मैम। मैं आपको बार बार सुनती हूँ, बहुत अच्छा मार्गदर्शन है आपका। श्वास लेना और छोड़ना ये बहुत अच्छी बात आप सिखाती है। और श्वास नहीं लिया तो क्या होगा ये आपको मालूम है। हमें खाना नहीं खाया तो भी चलेगा, लेकिन श्वास लेना जरूरी है। ये बहुत अच्छी तरह आप बताती है, बहुत बहुत अच्छा। ओम अरहम। ओके, ओम थैंक यू। अरहम। समय हमारा संपन्न हो रहा है, हमें समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन बोल दीजिए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक फिटनेस एक का घंटा डोज, हर हर रोज, रोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, एक 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 घंटा घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।